नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, लद्दाख में चल रहा आंदोलन हिंसक क्या हुआ, बीजेपी के दफ्तर को आग क्या लगा दी गई, पूरा बीजेपी परिवार, संघ परिवार, उसकी ट्रोल सेना एकदम से टूट पड़ी है। बौखलाहट के मारे उसका बुरा हाल है, तिलमिलाई हुई है और उसकी भाषा इतने निचले स्तर पर गिर गई है जितनी शायद, या यूँ कहें कि जो अक्सर ऐसे मौक़ों पर गिर ही जाती है। सामान्य तौर पर भी उसकी भाषा उनकी उसी तरह की होती है, लेकिन जब कोई आंदोलन खड़ा हो जाता है, कोई विरोध प्रदर्शन होता है, ऐसा लगता है कि सरकार की फजीहत हो रही है, उसे चुनौती दी जा रही है, तो एकदम से संघ परिवार एक साथ होकर टूट पड़ता है, जैसा कि इस समय लद्दाख के आंदोलन को लेकर हो रहा है। जैसे ही लद्दाख में बीजेपी के दफ्तर को जलाने की खबर आई और हिंसा में कुछ लोगों के मारे जाने की खबर आई, तो पूरा संघ परिवार सोनम वांगचुक पर टूट पड़ा और राहुल गांधी पर टूट पड़ा। इन दोनों को उसने निशाना बना लिया। सबसे पहले सोनम वांगचुक पर उन्होंने हमले बोले। एक जाने माने संघी ट्रोल हैं, उन्होंने तुरंत छूटते ही कहा कि सोनम वांगचुक एक नपुंसक है, और आगे क्या कहा कि वो चाइनीज़ एजेंट है, देशद्रोही है, विदेश से मिला हुआ है। यानी एक आंदोलनकारी जो पिछले लगभग 4 साल से लगातार आंदोलन कर रहा है, कितने अनशन कर चुका है, लेह से लेकर दिल्ली तक की यात्रा कर चुका है पैदल, उसके बारे में, उसके आंदोलन के बारे में 2 लाइनें नहीं कहेंगे, बस उस पर टूट पड़ेंगे, उसे विदेशी एजेंट और चाइनीज़ एजेंट घोषित कर देंगे। केवल उन महोदय का नहीं, आप जितने भी एंकर, पत्रकार, बुद्धिजीवी, नेता पाएंगे, सब उसी तरह की भाषा में बोल रहे हैं। जैसे एक दूरदर्शन के एक एंकर हैं, पूरे पक्के मोदी भक्त, उन्होंने कहा लद्दाख को बांग्लादेश बनाने की दिशा में आज आप एक कदम और आगे बढ़ गए। ये सोनम वांगचुक के लिए कह रहे हैं। एंकर हैं ये, इनकी अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए, भाषा की भी, और जो कुछ बोल रहे हैं उसमें थोड़ा सा फैक्ट फिगर होना चाहिए, ना कि गालीबाजी उसमें झलक आनी चाहिए। अब एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। प्रोजेक्ट मणिपुर विफल होने के बाद अब लद्दाख को भारत की कमज़ोर कड़ी समझकर वहीं वार करने की कोशिश की गई है। वहाँ डीप स्टेट का एजेंट पहले से ही बैठा हुआ है, और डीप स्टेट का एजेंट कौन? सोनम वांगचुक, जो अभी तक देशभक्त थे, देश के लिए लड़ रहे थे, अपने लोगों के लिए लड़ रहे थे, लद्दाख के लिए लड़ रहे थे, वो इन ट्रोल्स के लिए अब देश विरोधी हो गए हैं, डीप स्टेट के एजेंट बना दिए गए हैं। और राहुल गांधी को भी टारगेट किया गया है। राहुल गांधी ने जेन जी की बात की थी, उस पर टूट पड़े हैं कि ये जो राहुल गांधी ने कहा है ये उसी का असर है, और असर नहीं है बल्कि राहुल गांधी ही ये करवा रहे हैं, और नेपाल से ये पूरी प्रेरणा लेकर ये हो रहा है। इस तरह के बहुत सारे ट्वीट मैं देख रहा हूँ। निशिकांत दुबे, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, डिगरी बाबू कहे जाते हैं, उन्होंने इस दंगों में भाग लेने वाले एक आदमी को सिंगल आउट किया और उसे कह दिया कि ये तो राहुल के मोहब्बत की दुकान का जमूरा है, जिसने आज लद्दाख में भाजपा कार्यालय को आग लगाई। राहुल गांधी का निकटतम व्यक्ति, सोरोश के एजेंट का एजेंट, राहुल गांधी जी के लिए लाल शर्ट में आज मास्क पहनकर आया। ये उनकी भाषा। ये सांसद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं, जिन्हें राहुल गांधी अक्सर, माफ़ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी अक्सर बहसों में आगे रखते हैं। इसी तरह के अंग्रेज़ी के भी जो एंकर हैं, राहुल शिवशंकर हों, अर्णब गोस्वामी हों, इन सब की भाषा उसी तरह से चल रही है और उसी तरह से टारगेट किए जा रहे हैं। एक और देखिए, ये है क्वेश्चनेबल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इन ले इज़ पुशिंग फॉर ए कश्मीर प्लेबिसाइट।
ये सारे आरोप उन पर चस्पा किए जा रहे थे। इनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन अब ढूंढ ढूंढ कर टारगेट करके उन्हें ये सब कहकर बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। जब भी ये सरकार मुसीबत में फंसती है, जब भी सरकार घिरती है, तो उसकी जो ट्रोल सेना है, उसकी जो ट्रोल आर्मी है, जो आईटी सेल है, और जो सांसद के भेष में इसी तरह की भाषा में बात करते हैं, वो टूट पड़ते हैं और टारगेट करते हैं जो आंदोलनकारी होते हैं उनके। जैसे कि आपने किसान आंदोलन के दौरान देखा कि कैसे उन्हें खालिस्तानी, देशद्रोही वगैरह वगैरह बताया गया। इसी तरह से मणिपुर में जो कुछ भी कन्फ्लिक्ट हुआ, हिंसा हुई, टकराव हुआ, उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार थी, लेकिन सारा दोष कुछ लोगों पर मढ़ दिया गया, एक समुदाय विशेष पर मढ़ दिया गया। कहा गया कि ईसाइयों के द्वारा करवाया जा रहा है और इसमें अमेरिकी हाथ है। तो ये एक साजिश का एंगल ढूंढना ये इनकी फितरत में है, क्योंकि ये हमेशा साजिश करते आए हैं, इसलिए हर जगह इन्हें साजिश दिखती है। ये नहीं दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, जब बंटवारा किया था, जम्मू कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, इसको एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। उसके बाद जब से मांगे उठ रही हैं, पिछले 4 साल से ये आंदोलन चल रहा है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखा जाए। अब संविधान की 6ठी सूची जो है, संविधान की धारा 244 के तहत जो 6ठी अनुसूची है, उसका एक ज़रूरी महत्व है। ये समझना चाहिए कि इसकी मांग क्यों हो रही है, क्योंकि लद्दाख में 97% आबादी आदिवासी है, और चाहे मेघालय हो, मिज़ोरम हो, असम के बहुत सारे हिस्से हैं, नागालैंड हो, जितने भी इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर आदिवासियों की बहुलता है, बहुतायत है, वहाँ पर उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत उन्हें भूमि, जंगल, पानी और खनन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का अधिकार देती है कि कोई भी राज्य सरकार मनमाने तरीके से उन इलाकों में दखल नहीं दे सकती, उन्हें छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। तो ये संविधान की तरफ से सुरक्षा दी गई है। इसी तरह की सुरक्षा अगर लद्दाख के लोग मांग रहे हैं, तो क्या केंद्र सरकार को उस पर गौर नहीं करना चाहिए? क्या केंद्र सरकार को छूटते ही ये वादा, बल्कि वादा तो किया ही था, बीजेपी ने तो वादा भी किया था। सोनम वांगचुक का यही कहना था कि पिछली बार चुनाव के समय उनसे वादा किया गया था कि बीजेपी राज्य को, केंद्र शासित प्रदेश को ये 6ठी अनुसूची का संरक्षण देगी, और बाद में वो मुकर गई। जैसे कि इस सरकार की फितरत है, वो वादा करती है, भूल जाती है, उससे कोई लेना देना नहीं रह जाता है। तो यही किया, और यही जो ज़ख्म है वो बढ़ता गया, फैलता गया पूरे राज्य में। इसके लिए आवाज़ उठने लगी और एक आंदोलन लगातार चल रहा था। अभी भी ये 15 दिन से लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। जब 15वें दिन उन 15 लोगों में से 2 लोग बुरी तरह से बीमार हो गए, उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, तब लोगों में गुस्सा भड़का कि उनकी तो इस तरह से उपेक्षा की जा रही है मोदी सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, उनकी कोई सुनवाई ही नहीं है। सुनवाई करने के लिए ये सरकार तैयार ही नहीं, आंदोलनकारियों की बातें सुनने को तैयार ही नहीं, सुन भी लेती है तो मानने के लिए तैयार नहीं होती। ये इस सरकार का चरित्र बन गया है। ये इस हर आंदोलन को डंडे से निपटाना चाहती है, निपटना चाहती है, और इस हिंसा से शायद उसको ये मौका भी मिल जाएगा कि अब वो डंडा चलाएगी, आंदोलनकारियों की पकड़ धकड़ करेगी, उन्हें यूएपीए और दूसरी जो आतंकवादी कानून गतिविधि के खिलाफ कानून बने हैं उनका दुरुपयोग करेगी, उनको टॉर्चर करेगी, उनको महीनों सालों जेल में रखेगी और आंदोलन को क्रश कर देगी। तो जो आम जन आंदोलन है, जो वास्तविक जन आंदोलन है, जो सचमुच में उनकी चिंता बहुत ही वाजिब है, जायज़ है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि अगर
ये उसे सुरक्षा न दी गई तो अडानी, अंबानी और तमाम उद्योगपति आएंगे, लद्दाख में तमाम तरह के अपने प्रोजेक्ट इस तरह के शुरू करेंगे जिनसे लद्दाख की जो आबो हवा है, जो क्लाइमेट है, जो वहाँ का इकोसिस्टम है, जो वहाँ का पर्यावरण है, परिवेश है, उस सब को दूषित कर देंगे, क्योंकि उनका मकसद तो केवल और केवल मुनाफा कमाना होगा। वो खनन करेंगे, जंगल काटेंगे और भी तमाम चीज़ें जो उद्योगपति करना चाहते हैं वो करेंगे। और चूँकि मोदी सरकार का ये एजेंडा रहा है ऐसे उद्योगपतियों को बढ़ावा देना, वो चाहे कश्मीर हो, लद्दाख हो, पूर्वोत्तर हो। अभी आपने सुना होगा कि असम में अडानी को बहुत बड़ी लैंड केवल ₹1 प्रति एकड़ के हिसाब से दी गई है और बिहार में भी दी गई है। तो ये तमाम जगह ये हो रहा है और इसलिए उनकी चिंता बहुत ही सही है, उन्हें अपनी संस्कृति को बचाकर रखना है। लेकिन ये सरकार इस बात को समझ नहीं रही है। एक चिंता तो संस्कृति को लेकर है, दूसरी चिंता उनकी ये भी है कि उनकी मांग है बल्कि कि राज्य में एक लोक सेवा आयोग बनना चाहिए और राज्य के लोगों को उसमें नौकरियों में पूर्ण आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग अगर ज़्यादा आएंगे तो राज्य की संस्कृति को प्रभावित करेंगे, उससे छेड़छाड़ करेंगे। और दूसरी बात यह है कि राज्य में जो बेरोज़गारी दर है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। पूरे देश में केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की जो बेरोज़गारी दर है, अगर उसको आप उठाकर देखेंगे तो लद्दाख दूसरे नंबर पर आता है अंडमान निकोबार के बाद। तकरीबन 26% के आसपास वहाँ पर बेरोज़गारी की दर है और इसकी वजह से वहाँ बहुत गुस्सा भड़का हुआ है। ये जो जेन ज़ी की बात हुई है जिसमें हिंसा हुई है, जो जनरेशन ज़ी है वो इस आंदोलन में उतर आया और युवाओं का जोश और युवाओं का गुस्सा, आक्रोश, वो सब हमें देखने को मिला। उनका गुस्सा उतरा बीजेपी के कार्यालय पर, बीजेपी पर, क्योंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में है, बीजेपी की सरकार केंद्र में है और उनकी मांगों को लगातार अनदेखा कर रही, उपेक्षा कर रही है। इस वजह से उन्हें ये महसूस हुआ कि ये सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, मानने की बात तो छोड़ दीजिए। हालांकि केंद्र सरकार ने ही अभी तय किया था कि 8 अक्टूबर को हम बातचीत करेंगे। इतने लंबे समय के बाद उसे ये होश आया कि उससे बात की जानी चाहिए और उसने बातचीत का एक इरादा जाहिर किया। लेकिन वो बातचीत टलती जा रही थी, बहुत महीनों सालों से टल रही थी, इसलिए लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए। सीधे साधे लोग हैं, लद्दाख के आदिवासी लोग हैं, उनमें जाहिर है कि गुस्सा भड़क सकता है। इतने दिनों तक वे अपने ऊपर लगाम लगाए रखे और अब उन्हें इस तरह की स्थिति में उतरना पड़ा जहां हिंसा के लिए उनको आगे बढ़ना पड़ा। तो ये पूरी बैकग्राउंड है जिसमें सोनम वांगचुक इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। हालांकि हिंसा के बाद उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि हम हिंसा नहीं चाहते, हम शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, उसी के ज़रिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यही हमारे आंदोलन का रास्ता है। सोनम वांगचुक बहुत भली भांति जानते हैं कि हिंसा का मतलब सरकार को प्रतिहिंसा के लिए आमंत्रित करना है, उसको मौका देना है कि वो आंदोलन को कुचल डाले। और ये इस हिंसा के बाद हमें हो सकता है देखने को मिले कि केंद्र सरकार किस ढंग से लद्दाखियों के प्रति पेश आती है। लेकिन ये चिंता की बात इसलिए भी है कि लद्दाख हम सब जानते हैं कि बॉर्डरिंग स्टेट है, सीमांत प्रदेश है और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लद्दाख में चीन ने हमारी करीब 2000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है और सोनम वांगचुक और लद्दाख के बहुत सारे और भी नेता इस बात को बार बार उठाते रहे हैं और इससे जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के लिए धर्म संकट भी पैदा होता है, क्योंकि वो तो ये दावा करते हैं कि हम चीन को लाल आंखें दिखा सकते हैं। हालांकि चीन का नाम उनकी ज़ुबान से निकलता नहीं है, लेकिन वो एक चैप्टर है जब गलवान घाटी में किस तरह से चीनी इनकर्जन हुआ था, घुसपैठ हुई थी और उन्होंने कब्ज़ा किया था और
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना कोई आया है ना कोई घुसा है वगैरह वगैरह, तो वो एक बड़ा झूठ उन्होंने बोला था और उसकी झूठ की बहुत बार पोल खुल चुकी है। ऐसे में सोनम वांगचुक जब ये कहते हैं कि चीन हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, कब्जा कर चुका है, तो ये मिर्च लग जाती है बीजेपी और उसके समर्थकों को और वो टूट पड़ते हैं। तो ये मौका ढूंढ रहे थे बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के ट्रोल्स, बीजेपी के पत्रकार, एंकर, कि कब सोनम वांगचुक पकड़ में आए और उन पर टारगेट किया जाए। और ये हिंसा जो हुई है उसने उन्हें वो मौका दे दिया है। अब वो उन पर विदेशी साजिश का हिस्सा, सोरस का संबंध, विदेशी एजेंट, चाइनीज़ एजेंट, देशद्रोही वगैरह वगैरह आरोप लेकर टूट पड़े हैं। लेकिन इससे क्या होगा? इससे क्या होगा ये समझा जा सकता है। इससे मोदी सरकार की और उनके समर्थकों की जो निम्न स्तरीय सोच है वो प्रकट होती है। आप समझ सकते हैं कि सीधे साधे पहाड़ी लोग जो अपने हक की एक लड़ाई लड़ रहे थे उसको बदनाम करने के लिए, सीधे साधे किसान भी थे, वो भी यहाँ महीनों बैठे रहे, उनको भी इसी तरह से बदनाम किया जाता रहा। तो जहाँ भी CAA का आंदोलन हुआ उसको बदनाम करने के लिए भी वही सब किया गया। दिल्ली दंगे करवाए गए, वहाँ उन ऐसे लोगों को जेल में बंद कर दिया गया जो CAA के आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। उन पर आरोप लगा दिया गया कि उन्होंने दिल्ली दंगे की साजिश रची है, वो आतंकवादी हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये इसका मोडस ऑपरेंडी है बीजेपी सरकार का, मोदी सरकार का। वो इसी तरह से बिहेव करती है। आंदोलन, हालांकि ये पार्टी खुद आंदोलन कई करती रही है जब विपक्ष में रही है, उसके साथ कभी इस तरह का किसी सरकार ने सलूक नहीं किया। ये सरकार बहुत ही तानाशाही निरंकुश सरकार है और ये बर्दाश्त ही नहीं करती है कि कोई भी ग्रुप या व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के बारे में कोई ऐसी बात करे जिससे उसकी फजीहत होती हो, चीशा लेदर होती हो, उसकी सच्चाई लोगों के सामने आती हो। तो उसको एक्सपोज करने वाला हर व्यक्ति और हर संगठन और हर आंदोलन उन्हें अपना ही नहीं देश का दुश्मन भी लगने लगता है। ये एक पूरा सोच है इस सरकार का। लेकिन अंत में मैं इतना कहूँगा कि इस तरह के आंदोलनों को ट्रीट करने का एक लोकतांत्रिक ढंग है। लोकतांत्रिक तरीके से इनको हैंडल किया जाना चाहिए। थोड़ा उदारता, थोड़ा लचीलापन सरकार में होना चाहिए और आंदोलनकारियों से बातचीत करके कोई राजनीतिक समाधान निकाला जाना चाहिए। ख़ास तौर पर तब जब उनकी मांगें बहुत ही वाजिब हों, बहुत ही सही हों, और ख़ास तौर पर तब और ज़रूरी हो जाता है जब वो बॉर्डरिंग स्टेट हो, चाहे मणिपुर हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, कहीं भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसे बहुत संवेदनशील ढंग से देखना चाहिए और उसको डील करना चाहिए। ये सरकार इस तरह की परिपक्वता और समझदारी दिखाने में आज तक नाकाम साबित हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।